जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे साइंस बुक से, ठीक है, जिसका नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग बहुत सारे बातें को पढ़ चुके थे, ठीक है। उनमें से कुछ बातों को आज पढ़ना रह गया था, जिसमें से बोले थे रासायनिक समीकरण क्या हुआ था, रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं। जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही बात पे हम लोग अपना टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस बुक में हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें हम लोग, यदि मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर 1 का नाम ही था रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारे पीछे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या था, पहले बता चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार 5 प्रकार लिखवाए थे। यदि याद होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रिविजन करवाएंगे, ठीक है। जिसमें से 5 अभिक्रिया में से हम लोग 2 अभिक्रिया पढ़ चुके थे, और 2 अभिक्रिया के बाद तीसरा अभिक्रिया पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। तीसरा अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमें एक ट्रिक का पता होना चाहिए था, जिस ट्रिक को आपके बारे में लिखवा उसके बारे में लिखवा दिया गया था, ठीक है। चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। आखिर 5 अभिक्रिया का नाम क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो अच्छी बात है, याद होगा अच्छी बात है। पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या था? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा था एकल विस्थापन अभिक्रिया या तो विस्थापन अभिक्रिया, जिसको अभी हम लोग नाम दिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या, चौथा क्या था? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा था रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया भी कहते थे, ठीक है। जिसमें से अभी तीसरा हमारा स्टार्ट हो रहा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। और बाकी याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे बता चुके हैं कि अ, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। बताया था कि संयोजन अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ जुड़ता है तथा वियोजन अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। इसी कारण संयोजन तथा वियोजन एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते थे, विपरीत होते थे, मतलब उल्टा होते थे, ठीक है। आज हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। हम आपको बताए थे कि इसे पढ़ने से पहले हमें एक ट्रिक का पता होना चाहिए, जो क्या था कि अ, धातुओं की क्रियाशील श्रेणी। धातुओं की क्रियाशील श्रेणी में बात करें तो हमें ये जानना होता है कि कौन सी धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक है, मतलब कि कौन सी ऐसी धातु है जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से करेगा, ठीक है। इसके बारे में ट्रिक लिखवाए थे, आपको याद होगा। ट्रिक से याद कीजिए, या तो आप बोले थे कि आप लोग अपने से भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं, समझ में आई बात है क्या। लेकिन हम यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं आखिर वो कितने था क्या। सबसे पहले याद कीजिए, सबसे ऊपर वाला स्थान पे आता था पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन, इसके बाद लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, इसके बाद पारा, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद गोल्ड, यानी ए यू आता था। इतना बातें आपको पता हो गई। रिएक्शन लिखवाए थे, इसमें सबसे पहले ऊपर स्थान पे होता है पोटेशियम। सोचने वाली बात है कि पोटेशियम को सबसे ऊपर स्थान पे इसलिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनमें से सोडियम तथा पोटेशियम के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। इतना रिएक्टिव होते हैं कि इसे पानी में रखने के बाद या खुली हवा में रखने के बाद अपने आप इसमें आग पकड़ लेता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसी कारण रिएक्टिव सीरीज नाम ही पता था हमको क्या, इसके नाम में के बारे में लिखवाया गया था रिएक्टिव श्रेणी, मतलब श्रेणी। धातुओं की क्रियाशील श्रेणी क्या होता है, श्रेणी के बारे में क्रम से लिखवाया गया था, मतलब क्रम ऐसा होता है कि सबसे पहले ऊपर, इसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, ऐसा लिखवाया गया। अब इसकी मदद से हम एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को
कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयनों से अलग कर देता लवण विलयनों से अलग या विस्थापित कर देता है, क्योंकि नाम ही आ रहा है विस्थापन। ठीक है, विस्थापित विस्थापित मतलब होता है हटा देना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है, हटा देना, विस्थापित कर देता है। ध्यान समझिएगा, परिभाषा का मतलब समझ में आया होगा क्या, कि वैसी अभिक्रिया, हम लोग अभिक्रिया के बारे में ही बात करें तो ये भी एक प्रकार का अभिक्रिया होता है। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील, मतलब कि ऐसा होगा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा जो दूसरे कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके लवण विलयनों से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब हटा देना। अब यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा लवण विलयन क्या होता है, ये भी बताएंगे, चिंता मत लीजिए। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसे मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि हर वर्ष ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है कि लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल जाने, लोहा का सिंबल क्या होता है, जानते होंगे, एफी। एफी मतलब क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट का SO4 यानी CuSO4। यह एक प्रकार का विलयन होता है। एक्यू सॉल्यूशन कल बताए थे, इसके पहले वाले मतलब कि इसके पहले पढ़ चुके थे हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट में, जलीय विलयन क्या होता है, याद आ रहा होता है, अच्छी बात। जैसे कि जलीय विलयन को AQ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसके ब्रैकेट में लिखा रहेगा तो जानेगा जलीय विलयन है ना। यहाँ एक प्रकार का हमने दिया है लोहा, लोहा का सिंबल क्या होता है, Fe। दूसरा TCuSO4, इसके साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो अब हमें सीरीज काम देता है। देखिए ध्यान से, आयरन हमारा कहाँ है, आयरन हमारा इतना यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉपर, यह एक प्रकार का विलयन होता है। विलयन में तुरंत बताया मतलब क्या है, एक यू मतलब जलीय विलयन लिखवाए थे, याद होगा शायद। जलीय विलयन को एक यू द्वारा प्रदर्शित किया था। यहाँ पे लवण ही विलयन तो बोला है ना, और आपको लवण पता है, लवण मतलब क्या होता है, NaCl, एक प्रकार का लवण है। Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। इसी प्रकार से कॉपर पर प्लस चार्ज होता है, SO4 पर माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे एक प्रकार की इसे बोला जाता है लवण। और विलयन तो पता है, विलयन मतलब जलीय विलयन। समझ में आई बात है क्या, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आयरन मानू तो आयरन क्या है, कॉपर से ऊपर है। ध्यान से देखिए, कॉपर इसके साथ है ना, तो कॉपर की क्रियाशीलता आयरन की क्रियाशीलता से क्या होगा, कम होगा। हमें इस सीरीज से पता चलता है कि आयरन जो रिएक्शन करेगा ना बहुत तेज गति से करेगा, किसके अपेक्षा, तो कॉपर के अपेक्षा। इसी कारण से इसके लवण विलयन से इसे हटा देता है। विस्थापित मतलब हटा देना, तो हटा कर क्या बनाएगा, FeSO4। FeSO4 प्लस में क्या निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात है क्या। अब इसको बैलेंस करना चाहे तो नॉर्मल आप लोग कर सकते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा तुरंत से। मतलब कि समझना इस बात का था कि एक अधिक क्रियाशील तत्व, जो कि क्रियाशील तत्व क्या था, आयरन, ये अधिक क्रियाशील तत्व था जो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित मतलब कि हटा करके उसका स्थान ले लिया। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आई बात है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए Zn मतलब जानते होंगे जिंक। अच्छा, इसका नाम जाने तो क्या हो जाएगा, Fe मतलब आयरन, और Cu का मतलब होता है कॉपर, और SO4 का मतलब सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट, लिखना जरूरी। यहाँ पे Fe मतलब आयरन, SO4 का मतलब बताया सल्फेट यानी फेरस सल्फेट हो जाता है। ठीक है, और कॉपर का कॉपर रहेगा, सिंपल सा। ठीक है, Zn रिएक्शन करता है CuSO4, यहाँ भी क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक यानी धातु की रिएक्शन करवा दिया। अब यहाँ से देखेंगे जिंक की क्रियाशीलता यहाँ पे, यहाँ नहीं देखिए, आयरन से भी ज्यादा, कॉपर से भी ज्यादा, लेकिन आयरन से तो कोई लेना देना नहीं लिखा, और यहाँ पे आयरन कहीं दिख ही नहीं रहा। हमें लेना किसका है, कॉपर का। तो कॉपर की क्रियाशीलता से इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी, या इसके लवण विलयनों से क्या कर देगा, हटा देगा, और बना देगा ZnSO4। प्लस में क्या निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होता है Zn मतलब जिंक, SO4 का मतलब सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक फिगर के तौर पे हमें बताया था, हम ऐसा परीक्षण करना चाहें कि लोहे में कैसे जंग लगता है, तो उसको हम कैसे देख पाएंगे। सबसे पहले परीक्षण के लिए क्या करते हैं, परीक्षण करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं।
परीक्षण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक कॉपर सल्फेट का विलेन लेते हैं। इसमें क्या है हमारा CuSO4। देखिए ध्यान से, बोला गया था क्या, कॉपर सल्फेट का विलेन लेना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक धागे की मदद से कांटे को लटका देते हैं। इसमें एक कील को लटका देते हैं। कील मतलब बांध करके, ऐसा वो जो होता है ना, जो लोहा का कील होता है, लटका देते हैं। अब क्या करना है कि आपको 20 से 25 मिनट छोड़ देना, 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट छोड़ने के बाद आप क्या देखिएगा कि आपका एक कील का, अभी जो आप कील रखे इसमें, इसका कलर होता है सिल्वरी ग्रे। सिल्वरी ग्रे, ऐसा देखे होंगे कि जब न्यू जो कील होता है, नया कील में ऊपर क्या होता है, जंग नहीं लगा हुआ होता है, तो वह कैसा कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, जिसे हम लोग सिल्वरी ग्रे ग्रे कहते हैं। ठीक है, ऐसा कलर होता है। लेकिन अब 20 से 25 मिनट बाद देखिएगा ना, तो क्या होता है, इसमें जो होता है ना, क्या कहते हैं, कील में जंग लग जाता है। ऐसा कील है हमारा, लेकिन इसके ऊपर 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 क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जंग क्यों लग जाता है, अभी तुरंत बताया कि Fe की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती थी, इसको हटा करके ऊपर ऊपर जंग लग जाता है। इसे ही कहते हैं कॉपर में, मतलब कि कील में जंग लगना। और इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरा। लाल भूरा यानी रेडिश ब्राउन। ये बातें समझ में आया होगा। जैसे देखिएगा कि पहले सिल्वरी ग्रे कलर का था, जो न्यू किल होता है वैसा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही इसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, तो जंग लगने के बाद देखिएगा उसका कलर लाल जैसा हो जाता है, और लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, इसी कारण इसका नाम होता है लाल भूरा। यह था एक प्रकार का क्रियाकलाप, जैसे मान लिया जाए। ऐसा परीक्षण आप यदि करना चाहें, आपके पास कॉपर सल्फेट होगा तो कर सकते हैं, और जिंक को ले लेना है, मतलब जिंक नहीं, सॉरी जिंक नहीं, आयरन को ले लेना। आयरन मतलब कि लोहा, लोहा से प्रयोग कर सकते हैं, जो न्यू किल होता है वैसा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात रही कॉपर सल्फेट का विलीन हो तब में, ठीक है, तो वैसा करने के लिए बोला गया था। तो ये था आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो डाउट होगा आप लोग डाउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना उतारिए, आगे हेडिंग लगाइए द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा रिएक्शन का नाम हो जाएगा द्विविस्थापन, या इसी को बुलाया जाता है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते थे डबल, DOUBLE, डबल डिस्पैलेसमेंट। और रिएक्शन का रिएक्शन, समझ में आई बात है। ये था चौथा रिएक्शन का नाम। इसके बारे में क्या होगा, इसको समझने से पहले हम चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। सो ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अपने आयनों का आदान प्रदान कर, आदान प्रदान का मतलब ये होता है लेन देन या तो विनिमय बोला जाता है। ठीक है, आदान प्रदान को कोई ब्रैकेट में मिलेगा ऐसा विनिमय, तो घबराना नहीं है। विनिमय मतलब ये आदान प्रदान, मतलब कि लेन देन यानी आदान प्रदान कर या विनिमय कर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात है। अब इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, दिखाओ जब ये इतना बड़ा डिफिनेशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, और ये इतना बड़ा आपको डिफिनेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, और यदि लिखना चाहे ना तो आप समझ कर भी खुद से लिख सकते हैं। दिखाओ जब भी आपको समझ में नहीं आया तो अभी आप लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में रिएक्शन करवाते हैं BaCl2 बैरियम क्लोराइड के। ध्यान से देखिएगा, Na पर प्लस चार्ज होता है, इतना तो पता है आपको। SO4 पर माइनस चार्ज, यही बोला जा रहा है। अपने आयन, आयन मतलब कि Na पर प्लस चार्ज है, एक प्रकार का धनावेश है। धनावेश मतलब कि धनात्मक आयन है। ऐसा क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग कि आयन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आयन और एक होता है माइनस आयन। मतलब कि Na पर प्लस चार्ज है तो यानी प्लस आयन है, यहाँ पे माइनस चार्ज है यानी माइनस आयन है, ठीक है। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि आयन है, इसमें भी Ba पर होता है प्लस चार्ज, Cl पर होता है माइनस चार्ज, इतना तो पता है ना। तो क्या करते हैं ना कि जब दोनों को रिएक्शन करवाया जाता है तो ये एक दूसरे को बदल देते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, अभी यदि मैं ऐसे तो रिएक्शन श्रेणी में आपका बैरियम नहीं आता, लेकिन क्या बोला गया है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक मतलब क्या, एक पहला यौगिक एक दूसरा यौगिक अपने आयनों, आयन मतलब कि ये इस आयन है, इसका आयन मतलब कि जो अपने आप में आयन है ना, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब कि लेन देन करना, विनिमय करना, विनिमय कर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या होता है ना, यह भी एक प्रकार का विलयन है, यह भी एक प्रकार का जलीय विलयन है, ठीक है। तो Na जाकर के Cl के साथ बॉन्ड बनाता है, बना लेता है NaCl, ठीक है। प्लस में बाहर क्या निकल जाता है, BaSO4, BaSO4। इसका नामकरण करें तो बहुत आसान है, जैसे इसका नामकरण किए, Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट, BaCl2 का मतलब बेरियम क्लोराइड, इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड मतलब कि साधारण नमक कह सकते हैं, ऐसे तो बताया गया पिछले बार में इसको, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे क्या था, सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग नए पदार्थ है ना, सिंपल सा है। तो वही बोला जा रहा है कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान मतलब लेन देन कर करके नए पदार्थ का निर्माण करते, दो अलग अलग नए पदार्थ का निर्माण करते, उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ऐसे एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हो जाता है NaCl प्लस में BaSO4। BaSO4 नहीं लेते हैं, AgNO3 लेते हैं। दिखाओ इसके साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं, दूसरा लेते हैं, ठीक है। बाद में BaSO4 अच्छा नहीं रहेगा, वहां पे लिए थे अभी प्राप्त हुआ था ना, देखिए ध्यान से। अब NaCl ये एक प्रकार का अलग है, इसे भी हम क्या कहेंगे, इसके पास भी आयन है, Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, इतना पता है। Ag यानी सिल्वर होता है, सिल्वर यानी मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज, और ये एक प्रकार का आयन है यानी माइनस चार्ज इस पे होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब दोनों यौगिक को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो Na किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, Ag जो होता है AgCl के साथ बॉन्ड बनाता है और बनाता है AgCl, AgCl। अब इसका नाम क्या होता है बताएंगे, Ag इसके साथ बॉन्ड बनाता है, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर इसके साथ क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, प्लस में यहाँ पे NO3 Na के साथ बनाता है यानी NaNO3, NaNO3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि NaCl जो होता है ना, Na में NaCl में Na यानी सोडियम
NO3 नाइट्रेट के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाकर बनाता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मेरे पास जो यौगिक था, यहाँ पे दो अलग अलग तरह का यौगिक है कि नहीं है, है ना। इसी प्रकार से इसे बोला जाता है क्या, कि अलग अलग तरह का यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस हो सकता है, बैलेंस आराम से खींचेगा, बैलेंसिंग करने की आपको बता दिया गया, ठीक है, आराम से बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ समझना था द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या, कि वैसा रिएक्शन था जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, सिंपल सी बात है। ये था आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इतना उदाहरण आगे चलते हैं। एक लास्ट रिएक्शन बच गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वह थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, उसे भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से पहले इतना को समझिए कि इसके बाद उसे हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, पहले इतना उतारिए। चलिए।